डॉक्टर दत्ता का तबादला मुरादाबाद हो गया था। बच्चों को नैनीताल कुछ समय के लिए छोड़कर वह अकेले ही चले गए थे। उनके साथ साथ मेरा ट्यूशन पढ़ाना भी बंद हो गया था। जहाँ पहले तुम्हें न पढ़ाने की बातें किया करता था, तुमसे न मिलने की, वहां अब लगने लगा था कि तुम्हें देखे बिना शायद मैं जी ही न पाऊंगा। सांझ होते ही मेरे पांव चाहे अनचाहे, जाने अनजाने अनायास उस ओर बढ़ने लगते। ब्लू कॉटेज की एक परिक्रमा पूरी कर मैं हरी हुई जुआरी की तरह डेयरी पर लौट आता। तुमसे जितना स्नेह था उतनी ही उपेक्षा से भी अब कहीं पनपने लगी थी स्नेह के साथ साथ। यह विरोधाभास मेरी समझ में नहीं आ पा रहा था। जब तुम निकट से गुजरती तो मुंह फेर कर चला जाता, और जब पास न होती तो घंटों तुम्हारे बारे में सोचता, आंखें बंद किए तुम्हारा ही चेहरा देखा करता। पाषाण देवी के पास तैरकर उस दिन गुरखा लाइन्स लौट रहे थे अपने छात्रावास। शायद छुट्टी का कोई दिन था। 11-12 बजे होंगे। सूरज सिर पर कितना तेज चमक रहा था। बस स्टैंड पर उस दिन बड़ी भीड़ थी। तभी तुम्हारी एक झलक दिखलाई पड़ी थी। झील की तरह तार की जालीदार दीवार के पास रोडवेज की बस खड़ी थी। उसी की बाईं ओर की खुली खिड़की पर झुकी तुम्हारा दुधिया चेहरा उस दिन हमेशा की तरह कितना उजला उजला लग रहा था। बाल उड़कर खिड़की से बाहर आने के लिए मचल रहे थे। दुपट्टा बिखर रहा था। तुम न जाने कहां देख रही थी, खोई हुई सी। सुहास टिकट खिड़की पर खड़ा था, कमर झुकाए। तुम्हें देखते ही कितनी हलचल सी मच गई थी मन में। आज कितने युगों बाद देखा था तुझे। चौराहे के पास एक बार फिर मुड़कर देखा तुम्हारी ओर। इस बार तुम नहीं, केवल तुम्हारी बस दिखलाई दी थी, जिसके माथे पर भीमताल लिखा था। नैनीताल तुम क्यों जा रही हो? सुहास भी क्यों चल रहा है तुम्हारे साथ? आज सुबह तक भी उसने कोई जिक्र क्यों नहीं किया? तुमने मेरी ओर देखा ही नहीं, या देखकर भी अनदेखा कर दिया? हॉस्टल पहुंचने तक ऐसे ही अनेक प्रश्नों से घिरा रहा। पागल सा भटकता रहा सारा दिन, अपने से जूझता हुआ। शाम को सुहेल के कमरे में सब बैठे थे जी बहलाने के लिए। मैं भी चला गया था। जीवाणु रस ले लेकर चुटकुले सुना रहा था। सुहास के कई पुराने किस्से कि किस तरह वह नाइट शो देखने निकल जाता था। रात को राउंड लेने के लिए वार्डन आता तो देखता सुहास सोया हुआ है। चौकीदार ने कई बार उसके भाग निकलने की शिकायत की, किंतु वार्डन ने कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया। तभी एक बार रात को वार्डन लौट रहा था कि जूते बगल में दबाए बजरी वाली पगडंडी पर धीमे धीमे कदम रखता हुआ सुहास आता दिखलाई दिया। वार्डन को आश्चर्य हुआ। अभी भी मैंने इसे कमरे में सोया हुआ देखा, फिर यह कहां से? सुहास ने चुपके से कमरा खोला तो उसी के साथ पीछे से वार्डन भी कमरे में घुस गया था। सचमुच बिस्तर पर उसे कोई सोया हुआ सा लगा। रहस्यमय ढंग से उसने लिहाफ हटाया तो सिरहाने की जगह फुटबॉल रखी थी, पांव की जगह क्रिकेट की 2 बल्ली। सब ठहाका लगाकर हंस पड़े थे। इतने में बाहर से सुहास आता दिखलाई दिया, थका थका सा। उसे देखते ही हंसी का एक फव्वारा फिर फूटा। बड़ी मौज हो रही है यार आजकल, सुहेल ने छेड़ा। किसे घुमा लाए आज, कहां कहां तक? सुहास यूं ही हंस पड़ा। ऐसे ही कुछ काम से भवाली चला गया था। समोसा को घुमाने? नहीं नहीं, कुछ और काम था जरूरी। हम काम की ही तो बात कर रहे हैं यार, जरूरी काम की, जिसमें तुम प्रवीण हो। जीवाण ने दीवान सिंह की ओर देखकर बाईं आंख दबाते हुए चुटकी सी ली थी। सुहास हंस पड़ा। हंसते हंसते बोला, डॉक्टर दत्ता के कोई रिश्तेदार सेनेटेरियम में पड़े हैं, उन्हीं की खोज खबर लेने गया था। अकेले तो तुम जा नहीं सकती, साथ में कौन था? सुहेल ने शंका प्रकट की। डॉक्टर दत्ता के निस? उनमें हाँ। सब एक साथ हंस पड़े। यार यहाँ घुमा घुमा कर चैन नहीं मिला क्या, जो इतने दूर ले गए बेचारी को? रोज ही तो 1-2 राउंड लगा लेते हो, रावर्ट ने छेड़ा। तुम्हारा प्रसंग चला तो चलता रहा देर तक। तभी मेरे मुंह से तुम्हारे प्रति कोई अश्लील शब्द निकल पड़ा तो सुहास धक से रह गया। पहले मेरी ओर घूर कर देखता रहा, फिर तनिक संयत होकर बोला, चलो गुरु, अपने रूम में चलते हैं, आप भी कुछ टाइट से क्यों लग रहे हैं? उसने ऐसे कहा जैसे कुछ हुआ ही न हो। मैंने दरवाजा खोला। कमरे में आते ही उसकी गंभीरता कुछ बढ़ गई थी।
रोशनी चलाकर चारपाई पर वह ठीक मेरे सामने बैठ गया और मेरी ओर देखता हुआ बोला, आपके मुंह से ऐसे गंदे शब्द पहले कभी नहीं सुने थे गुरु। आपको आज क्या हो गया है? मैं हंसने लगा। अपनी अपनी मर्जी है यार। हवा में हाथ उछालते हुए मैंने कहा तो मेरा पेन फर्श पर गिर पड़ा। सुहास ने झट से उसे उठाया और मुझे देने के लिए तनिक पास आया तो वह चीख सा पड़ा, यह क्या गुरु, आपने आज दारू पी है? उसकी आंखें फैलकर कितनी बड़ी बड़ी हो गई थी। सारा शरीर झंझना रहा था। जब दुख बहुत बढ़ जाता है न दोस्त, तो पीना अच्छा लगता है। तुम भी तो खूब खूब पिया करते थे कभी, याद है? मैं हंसने लगा था, अट्टहास करता हुआ। मेरी जुबान लड़खड़ा रही थी, फिर भी पूरा पूरा होश था। सुहास का चेहरा उस पर कैसा कैसा हो आया था। कितनी दया, कितनी करुणा, कितनी घृणा। यूं ही मैं बिस्तर पर लुढ़क पड़ा था। रात को 2-2:30 बजे के करीब उठा तो देखा जूते उतरे हुए हैं, कोट हैंगर पर टंगा है, बिस्तर पर मैं आराम से सो रहा हूँ। कमरे की बत्ती जल रही है। सुहास अपने बिस्तर पर लेटा छत की ओर देखता हुआ सिगरेट पी रहा है, पीता चला जा रहा है। समय पंख लगाकर कितनी तेजी से उड़ रहा था। इन 2-3 सालों में कितना कुछ नहीं बदल गया था। डॉक्टर दत्ता ने भाग दौड़ करके अपना तबादला फिर नैनीताल करवा लिया था। सुहास के पिताजी ने हॉस्टल से उठवाकर उसे डॉक्टर दत्ता के संरक्षण में ब्लू कॉटेज भिजवा दिया था, ताकि अपने अध्ययन में उसे अधिक सुविधा मिल सके। वह पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशनों की तैयारी में भी जुट गया था। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे गिर रही थी। मेरे लिए आगे पढ़ना पहाड़ सा लग रहा था। इसीलिए छात्रावास छोड़कर मैंने तल्लीताल स्थित ईगल होटल में एक खाई नुमा टूटे अंधेरे कमरे में शरण ले ली थी। मेरे साथ मेरा सहपाठी परमा भी आ गया था। मुश्किल से 2 चारपाइयों की जगह रही होगी। उसी में सोना, उसी में पढ़ना, उसी में भोजन बनाना। सूरज की किरणों से दूर उस सीलन भरे कमरे में ही मेरा सारा संसार सिमट आया था। परमा जिस दिन अपने गांव से अत्तर लेकर आया था, हम दोनों का सुल्फई चढ़ाकर उस दिन पागलों की तरह हंसने या रोने का दौर शुरू होता। किराया समय पर न चुकाने के कारण होटल का मालिक कम परेशान नहीं था, किंतु अपना पेट काटकर हम जो किराया उसे दे रहे थे, उसका लोभ उसे कुछ भी न कहने के लिए विवश कर देता। कभी कभी वह स्वयं भी हमारे पास बम बम भोले करके कहता हुआ चिलम के निचले सिरे पर बित्ते भर का निचोड़ा हुआ गीला कपड़ा लपेटकर इतनी जोर से लंबी सांस खींचता कि चिलम की ऊपरी सतह पर सहसा आग की लपट सी उठ जाती। फिर ढेर सारा धुआं स्वाद लेता हुआ रुककर छोड़ता तो कमरा धुएं से भर जाता। इस कहानी का बाकी का हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।